जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव सेल, पब्लिक कहती है आपको रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं मौजूद हरमीत साहब पाजी हमारे साथ। हरमीत साहब का हाल पूछते हैं। लाहौर में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी आज जब मैं निकला था, और पूरे पंजाब में कह रहे हैं ये सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में बाकी इलाके, शुमाली इलाका जात में, कोयटा की साइड पे बर्फ़बारी का भी इम्कान है, मरी गलियात में भी बर्फ़बारी का इम्कान है। उस हवाले से हरमीत पाजी को तो बहुत ठंड लगनी होनी चाहिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। ये लेकिन हरमीत पाजी भी लाहौर आ रहे हैं। वेलकम फ्रॉम लाहौर, वेलकम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहन रऊफ साहब और नाज़रीन को। अगर इस्लामाबाद का आपने जिक्र किया, रऊफ साहब कमाल की ठंड है। मैं आज सुबह आते हुए, रात को जाते हुए, और यकीन माने कि नॉर्मली तो आप एक ब्लैंकेट पे भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अब आप ब्लैंकेट के साथ लिहाफ भी ओढ़ना पड़ रहा है। और वैसे काले स्याह बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, और किसी वक्त भी बरसने को वो भी तैयार है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल है। और ठंडी ठार हवाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि करीबी मरी है, और वहाँ से मरी की जो हवाएं वो मेहमान बन के आती हैं, और हाँ वैसे वो ना काम पे काम जाती हैं। ऐसी पाजी ने सर्दी की फील दी है ना, पूरा ऑन स्क्रीन फील करा दिया कि कितनी वो हम तो गाड़ियों में आ जाते हैं ना, वो जो बेचारे मोटर बाइक्स पे होते हैं उनको मैंने आज देखा बिल्कुल ठिठुरते हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी उसमें वो ठिठुरते हुए आ रहे थे, और बाहर चौकीदार वगैरह उसमें बैठे हुए, उन बेचारों का बहुत ख्याल आ रहा था। मजदूर जो बाहर है मजदूरी के लिए, उनका भी ख्याल आ रहा था। अल्लाह करे बारिश जरूरी भी थी। हाँ, बारिश बड़ी जरूरी भी है। हमारे खासतौर पे लाहौर में तो जिस तरह स्मॉग इतनी ज़्यादा थी कई दिनों से, आज भी है, हल्की सी फॉग है, स्मॉग भी है, लेकिन अगर ये बारिश खुल के हो जाए अल्लाह करे तो कम से कम वो ये स्मॉग का खतरा जो है, फिर सर्दी भी खुल के आ जाएगी सर, फिर सुबह के टाइम पे थोड़ी धूप भी निकल आएगी, विंटर्स को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ पैरेलल साथ चल रही है वो है सर्दी लगना। सर्दी आपको किस सूरत में लग सकती है? किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को ठंड हो जाती है। देखा परसों रात में बाहर बहुत देर तक फिरता रहा, फिर दोस्तों ने कहा बाहर बैठ के चाय पीते एक जगह ढाबे पे, वो ढाबे पे बैठ के चाय भी पी, रात के 1-2 बजे के बाद वापस आया तो वो पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। चाय के मजे ले रहे थे रऊफ साहब आप? हाँ बिल्कुल। वो भी ठठरती ठंड में, तो आप एंजॉय करें विंटर्स को, लेकिन पैरेलल साथ इस चीज को लेके चले कि आपने एहतियात भी बहुत करनी है। अगर सर्दी में और आती सर्दी में आप बीमार हो गए तो थ्रू आउट सर्दी तो आपकी गई, तो इसलिए आप ख्याल भी करें और सर्दी एंजॉय भी करें। हमने वैसे भी ख्याल किया हरमीत के, बारहा इसका इजहार हो रहा है। कल कमर ज़मान कायरा साहब ने भी एक गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं अगर दुकानें और रेस्टोरेंट जल्दी बंद करने पे आमादा हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे। उन्होंने कहा तबादलाई, प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों खिताब में कहा था कि हम महंगी गैस खरीद रहे हैं, महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, हमारे पास देने को पैसे भी नहीं है अब, इसके बावजूद लोग मना नहीं हो रहे। तो मुझे यहाँ का तो पता है कि हमारे लाहौर के दुकानदार, जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, प्रॉब्लम यह है कि सच तो ये है कि हम डंडे से सुधरने वाली कौम है, और उसका इस्तेमाल होगा तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। काम हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत को भी यही प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए मैदान में नहीं आती, इसलिए सख्ती नहीं करती कि वोट बैंक जो है उनका ख़राब हो जाएगा। और इसलिए जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जब भी हम देखते हैं, मुझे याद है कि मुख्तलिफ शराइत जब इमरान खान साहब के दौर में रखे गए थे ताजिर बरादरी के हवाले से, तो पूरा जो ये डी चौक है, ये जो सरीना चौक है, इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसी तरह आज ये जो है ये बात सामने आई है, तो हमने देखा है कि ताजिर जो है वो फिर दोबारा उठ खड़े हुए हैं। सख्ती होनी चाहिए, इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि वोट मिलेगा या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि पॉलिटिशियन है, उनको ख्याल ये। मैं एक चीज को, हम हमेशा मोदी सरकार की हम बहुत ज्यादा चीजों के हवाले से बड़े वो करते हैं, लेकिन है भी ऐसा कोई बहुत सारी चीजें उनकी बुरी भी हैं, लेकिन अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए उसने जो इक़दाम उठाए हैं रऊफ साहब, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और उसने उस पर तनकीद भी हुई, बहुत सारी चीजों पर तनकीद हुई, लेकिन उसने स्टैंड लिया, और आज वही वजह है कि उनकी मईशत या दीगर चीजें जो हैं वो बहुत मजबूत से मजबूत होती चली जा रही हैं। उन्होंने वोट बैंक का या इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मुल्क के सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम दिया। हमारी प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे जिस तरह खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ खबरें ये भी हैं कि GHQ में भी मुलाकातें हुई हैं, और टेक्नोक्रेट सिस्टम जो है उसको लाने की खबरें जो हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारात और टेलीविजन पे चल रही हैं। तो सियासतदान जो है वो हाथ छुड़ाना चाहते हैं इन सारे मामलात से, वो नहीं चाहते कि जब वो हल्कों में जाएं और उन पर कुछ सवाल उठे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जरा पहले की बात है थोड़ी सी इसी हवाले से। दुकानदार तबका हमारा जो है, ताजर तबका, वो बिल्कुल मुल्क के मामलात में जब इस तरह की आता है तो वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं ये बताऊं कि हमारे यानी शालमी का इलाका था जहाँ पे मुझे पता चला कि 2 नंबर दवाइयाँ, 2 नंबर परफ्यूम, 2 नंबर जाली काम, हर चीज़ जो है वो वहाँ पे होता है। तो मैंने एक प्रोग्राम कर रहा था, उनके साथ मिलके वहाँ पे पुलिस के साथ मिलके छापा मारा। अच्छा। तो छापा मार के हमने को 10 दुकानें सील करवा दी जिनके हमने जाली माल पकड़ा, 2 नंबर माल पकड़ा। आप ये देखो कि उसके नतीजे में सारे पंजाब में हड़ताल की कॉल दे दी गई ट्रेडर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा जी इनको छोड़ा जाए, दुकानदारों को, दुकानें फौरी तौर पे खोली जाए, इनकी सील ख़त्म की जाए, तमाम मुकदमात वापस लिए जाए, नहीं तो पूरे पंजाब में हड़ताल हो जाएगी। अब उस डर से हुकूमत मान गई और उन्होंने वो दुकानें भी खोल दी। हाँ। और वो कारोबार उसी तरह से चल रहा है। आज कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ सकी ना। आप ये देखिए कि पूरा सच तो ये है, आपने जिस तरफ इशारा किया, सोहा रूह साहब का इशारा बड़ा दुरुस्त है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे इस मुल्क में की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है। हर शख्स, हर इदारा जो है, अगर हम मैं सहाफत की बात करूं, किसी सहाफी ने कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी से कोई खबर शेयर की या कहीं उस पर इल्जाम लगा या कुछ खबर दुरुस्त भी ना थी, जब उसको पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो फिर सहाफियों पे हमला, वकील साहिबान जो है उन पे बात आती है तो फिर वकीलों पर हमला। इस किस्म की सिचुएशन ने इस मुल्क को आज जो आपने दवाइयों की बात की रोज़ साहब, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सुहा इस वक्त। हमारे पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और 10 दिन में आपके पास जो सरकारी यानी सरकारी अस्पताल हैं जहां पे मुख्तलिफ डिवाइस जो बाहर से दरामद की जाती हैं उसमें कमी आ रही है। और एक तो जाहिर बात है इंपोर्ट पे ऑलरेडी पाबंदी है, जिसकी वजह से रोज़ साहब मेडिसिन जो खाम माल है वो भी हम मंगवाते हैं बाहर से, चाइना और भारत से, तो उस पर भी पाबंदी है, जिसकी वजह से 10 दिन का टाइम दिया गया कि जो सर्जिकल आलात है, यानी जिन लोगों की सर्जरी करनी है, हाँ मेरे जैसे और आप जैसे आम लोग जो हैं वो इसलिए मुतासिर होंगे, जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो ज्यादा मुतासिर इसलिए होंगे कि वो ये आलात अब वहां नहीं मिलेंगी। दूसरी बात ये कि जो मेडिसिन है उसमें इस हफ्ते के बाद जो है बड़ी ज्यादा, एक तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, ब्लैक का सिस्टम दोबारा उरूज पर हो जाएगा और प्राइस जो है वो बड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगी। तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हुकूमत ने थोड़ी बहुत, क्योंकि एक तरफ लेटर भी लिखा गया है वजारत सेहत को और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठा है कि भाई ये सर्जिकल चीजें जो है, डिवाइस जो है या हम दीगर आलात जो मंगवाते हैं इसको फौरन खोल दिया जाए, वरना मुल्क में हालात जो है वो और गंभीर हो जाएंगे। 10 दिन का टाइम बड़ा अहम है, इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी। हुकूमत संजीदगी बेचारी कैसे दिखाए, पैसे हैं कोई नहीं। अभी ये मेरे सामने खबर है कि वफाकी सरकारी दफातर जो हैं उनमें बिजली की कमी करने के, यानी जो अखराजात होते हैं उनको कम करने के लिए बिजली कम इस्तेमाल की जाने, वर्क फ्राम होम यानी घर से बैठ के आप काम करें। 20% लोग वो कहते हैं अगर सरकारी और जो प्राइवेट इदारे हैं उनके घरों से काम करने लगे तो उस तरह भी बिजली बचाई जा सकती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक इमरजेंसी की तरफ हमें इशारा करती है। हरमीत के हमें लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है, अखराजात हर जगह हर सतह के ऊपर कम करने की ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन इसमें हमारा किरदार क्या है? कंजम्पशन जो है उसको कम करने के लिए अगर ये सारी स्ट्रैटेजी लॉन्च करने की बात की भी जा रही है, ऑल दो हमने इतनी बातें की पाजी, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ताजिर बरादरी कुछ ऐसे वैलिड रीजंस होते हैं जो कि शायद उनके लिए उनको लगता है कि वो हक पे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बिजनेस होता है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार हम लोगों का है कि हम लोगों ने बाजारों का, मार्केट्स का, रेस्टोरेंट्स का, खाने का रुख करना ही 7-8 बजे के बाद है। आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाएगा अगर आम आवाम को पता होगा कि 8 बजे के बाद आपने घर से बाहर नहीं निकलना, या आपने ग्रोसरी नहीं करनी, या आपने शॉपिंग नहीं करनी, या आपने खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना। कोविड में सर बहुत मुश्किल से सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ट्रैक पर आ गए थे, लेकिन फॉर द टाइम भी हम डी ट्रैक होने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। लेकिन अगर ये पॉलिसी डंडे की, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आवाम ऐसी है कि प्यार से हम नहीं मानने वाले, लेकिन अगर सख्ती की जाए, जुर्माने आयद किए जाए, रेट्स की जाए तो शायद बहुत हद तक सर एनर्जी को सेव किया जा सकता है, बाकी एक्सपेंडिचर्स को भी सेव किया जा सकता है। लेकिन उसमें जुर्माने करने की सूरत में फिर वही नतीजा है ना जो हरमीत ने जिस तरह इशारा किया। मैं भी कह रहा हूँ ये सारे ट्रेडर सड़कों पर होते हैं, ये सारे दुकानदार रास्ते बंद कर देते हैं, हुकूमत बैठ जाती है उनके सामने आके। हुकूमत जो है वो बिल्कुल मजबूर हो जाती है और उनको अपने वोट बैंक का ख्याल होता है।
हरमीत ने जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि डी चौक आके बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ हमें पता है कि गवर्नर हाउस के सामने मॉल रोड पे बैठ के वो सारे हड़ताल कर देंगे, वो हंगामा करेंगे और फिर हुकूमत मजबूर होगी उनको खेलने के लिए। हालांकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमने चल के आगे एक पूरा सेगमेंट भी करना है इस हवाले से आज कि मुआशी सूरत हाल हमारी कितनी ख़राब है। लेकिन थोड़ी सी ज़रा बात करते हैं हरमीत। कल इमरान खान साहब ने कहा अभी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और दोबारा उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाने की तरफ तैयारियां हैं। ये कौन कर रहा है, ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इस हवाले से भी हम बात भी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को ये कहना बड़ा मानी खेज है कि अभी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में क्या इस हवाले से हरमीत क्या हैपनिंग हो रही है? रोज़ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि खबरें ये बड़ी आम हैं, और अब पीटीआई का रुख जो है वो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में वो कोशिश ये करेंगे, क्योंकि अब तक हम लाहौर की तरफ नज़रें थी तमाम तर मीडिया की, हम सब की, लेकिन अब मामला जो हैं सरगर्मी इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि पीटीआई जो दबाव डाल रही है उसकी कोशिश भी यही है कि मामला जो हैं, जो उन्होंने शराइत रखी थी, अब पीटीआई की ये कोशिश है कि उन शराइत, ये जो हुकूमत कह रही है उस वक्त भी अगर वो इलेक्शन करा देते तो अच्छी बात है, लेकिन अब हुकूमत की नीयत कहीं ना कहीं बदली नजर आती है, और कहीं ना कहीं इशारे जो हैं ये मिल रहे हैं कि मामला जो हैं इलेक्शन के वो थोड़े से डिले किए जाए। हालांकि कुछ लोग जिनसे हमारी मुलाकातें होती हैं पार्लियामेंट में, तो वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश है कि अक्टूबर तक ही मामला जाएं। लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो वाकई में इसमें ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि हुकूमत की नीयत कहीं ना कहीं बदल रही है, क्योंकि जाहिर बात है आपके जो मुआशी प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है। तबाही जो है जिस तरीके से आई है हमारे मुल्क में, जिस किस्म की सिचुएशन है, यानी आपके पास सर 23 यानी जनवरी से मार्च तक आपने वही 8.5 अरब डॉलर जो हैं वो पे करने हैं, और आपके पास अगर देखा जाए तो रिजर्व में कितने 6 अरब डॉलर पड़े हैं। तो ऐसे में ये सिचुएशन है, तो हुकूमत को भी यही सोचना है कि हमने आवाम की तरफ भी जाना है, तो अगर हमारे पास एक साल और मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में। और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान का ये कहना बहुत मानी खेज है कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, और कोई ना कोई ऑन एंड ऑफ एक ऐसी बात स्टेटमेंट उन्होंने करनी होती है। और कल की ये स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है उसका शोशा छोड़ा जा रहा है। अब कहाँ से छोड़ा जा रहा है, ये चीज़ कहाँ से ड्राइव हो रही है, सर इसको हम अपने सीनियर एनालिस्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप चलते हैं अपना रनडाउन, आज देखते हैं क्या है रनडाउन में, क्या तुम दिखा रही हो हमें, क्या सुना रही हो। आज मैं सबसे पहले खाने की बात करूंगी सर। अच्छा। सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों में जब बाजी आपके घरों में अगर साग और मकई की रोटी ना बने तो फिर क्या ही सर्दियां होंगी। ओह, लेकिन इससे पहले शायद हमने सियासी हवाले से भी बातचीत करनी है। हम यही बात करेंगे ना कि इमरान खान साहब ने जो टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात की है, इसको वो देखते किस तरह से ड्राइव करेंगे और कहाँ से बात की जा रही है। हाँ, अलबत्ता उनका ये कहना कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, शायद उनको वाकई नजर नहीं आ रहे, तो ये जो है ना इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद चले सर थोड़ा खाने की बात कर लेते हैं। साग मैंने कल ही रात खाया अभी। ओहो सर, आप सारा कुछ करके आए, परसों आपने सर्दी भी एंजॉय की है, चाय भी पी है, ठंड भी लगवाई है, और अब साग भी खा के आए। पाजी मैं और आप रह गए हैं, आप लाहौर आ जाए बस। आप मैं आपको बता दूं कल मेरे ख्याल से मैं एक बात बताऊं, उस वक्त मैंने भी कल छका है। वैसे दोपहर को हमारी आयशा जो एडिटर है वो बना के ले आई थी देसी घी का तड़का, मकई की रोटी, ऊपर मक्खन का पेड़ा, साग हो बना हुआ जबरदस्त किस्म का देसी घी में, ऊपर मक्खन का पेड़ा रखा हुआ और मकई की रोटी हो फिर साथ में। कौन लोग हैं हम दोनों? ये पंजाब की सौगात है खास, मुझे नहीं मालूम। सर आप मिस कर रहे हैं मकई की रोटी। मेरी अम्मा मकई की रोटी बनाती है इतनी जबरदस्त, और साग की ठीक है हरमीत, आ जाओ तो इनके अम्मा के हाथ से खाना आ जाए, आप दोनों आज मोस्ट वेलकम। साहब मैं वैसे भी कल आ रहा हूँ लाहौर, तो फिर सुहा के घर ही चले जाते हैं, वैसे ही अम्मा हमारे लिए बना देती मकई की रोटी और साग। हाँ बस ठीक है, हो गई तय हो गई बात। रिपोर्ट बनाइए, आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे। इतनी डिस्कशन करने का मकसद ये था कि साग बनता एक तरीके से है, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई अपना तड़का और टच जो है ना वो जरूर डालते हैं साग का अपने तरीके से। तो ये हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे इस हवाले से। लेकिन सर इस वक्त जो है ना हम थोड़ी सी घुमा फिरा के जितनी मर्जी अच्छी खबरें शामिल करने की कोशिश करें, डॉलर की, महंगाई की, पॉलिटिकल और जो भी इंस्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। डॉलर जो है सर उसकी हम बात करेंगे। 22 पैसे कल और महंगा हुआ है। हाँ 22 पैसे और महंगा हुआ है, 226 से ऊपर क्रॉस कर गया है, 226.15 था, अब 22 पैसे ऊपर महंगा होके उस हवाले से हर चीज़ महंगी। और सोने का रेट इस तरह से है कि अब आम आदमी तो हाथ लगाने का भी नहीं सोच सकता। 170 और राउंड अबाउट है ना, 170 मतलब तारीख में सोना इतनी बुलंद तरीन सतह पर नहीं गया। एक आम ले मैन जो है सर, वो शादी पे आपको तो जरूरी होता है ना, बेटियों की शादी पे काफी जरूरी हो जाता है। नकली पहनेगा अब तो
अब तो अस्सी नहीं पहन सकता। बहरहाल ये आम बहुत आदमी एक जो ऐसी है। बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑल्दो इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरी में, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपको बताएंगे कि बेसिकली जो आपका मार्शल आर्ट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने सर बड़े पेरेंट्स को देखा है कि वो बचपन से ही बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। अच्छी है फिजिकल बहुत, ट्रेनिंग, yes, मतलब आपके full body exercise kind of thing ना? एक्सरसाइज इसी बहाने से हो जाती है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें सर, इमोशनली साइकोलॉजिकली कहते हैं कि आपकी बड़ी ग्रिप हो जाती है आपके माइंड में, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो जाती है, आपकी सेल्फ, आपकी जितनी भी असेसमेंट होती है उससे आप ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके फ़ायदे हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर जो है हमारे मुल्क के, मैं कल भी प्रोग्राम कर रही थी, आप नहीं थे सर, तो मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आप हर दूसरे बंदे और हर तीसरे बंदे के मुंह से एक ही बात सुनेंगे। कोई आप किससे पूछे कोई परेशान है तो वो कहेगा मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे एंजाइटी है, मैं डिप्रेशन हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि इन अल्फाज को भी इस्तेमाल मत किया करें, ये बाकायदा एक बीमारी है, ये कोई आम नॉर्मलाइज मत करें इस चीज़ को। बहुत नॉर्मली ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन 75% आबादी पाकिस्तान की सर जहनी तनाव का शिकार है। 75% बहुत बड़ी तादाद होती है। अब खैर जैसी खबरें हम दे रहे होते हैं, हमें खुद डिप्रेशन हो रहा होता है, बाकी लोगों की क्या बात करें। और हाँ, मुल्क के हालात भी इस तरह के, मुसलसल टेंशन है। हरमीत से पूछे ना, ये तो बड़ा रिलैक्स रहता है, हंसता खेलता रहता है, हम लोग डिप्रेशन में बैठे होते बस हैं। हम कोशिश ही करते हैं, है ना पाजी, बस कोशिश ही है एक हमारी कि चलो इतनी मुश्किल हालात में भी बंदा मुस्कुराता रहे, इससे इसके तो पैसे नहीं लगते। खैर रऊफ साहब क्या करेंगे, गिले शिकवे लेके क्या करेंगे? बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख हमारे दिल के अंदर भी होते हैं, सीने के अंदर, उसको दफना के हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ निकल आते हैं। लेकिन बात दुरुस्त है सोहा की, और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं असर जो पड़ रहा है कुछ हमारी खबरों की वजह से, कुछ हमारे मुल्क के हालात की वजह से, और यही वजूहात है। फिर जो नौजवान नस्ल है वो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ पे जब नाकामी होती है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा सर, जाने से ना, डेली डोज पर जाने से पहले मैंने खबर देखी कल सोशल मीडिया पे, मैंने अभी आपसे शेयर भी की है सर। फैसलाबाद में पिछले 10 दिनों में 50,000 बच्चे पैदा हुए हैं। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए गुड मॉर्निंग पब्लिक में। फैसलाबाद वालों ये क्या कर रहे हो, खुदा का नाम लो। इंडस्ट्रीज बंद हो रही है सर, बट टू डू, मतलब आप देखिए अभी इस वक्त जो हमने बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल किए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि मर्दमशुमारी प्रॉपर्ली नहीं हुई तो मर्दमशुमारी कराई जाए। जो हम 22 करोड़ की बात करते हैं, अब तक तो पता नहीं वो 25 करोड़ तो हो ही गया होगा, पता नहीं। हाँ, लेकिन में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग अब ये देखें ना सोहा के, इसमें हुकूमत की को भी मैं थोड़ा सा वो करार देता हूँ कि कम से कम रऊफ साहब, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया जब से आया तो मशगूला बहुत ज़्यादा ये हो गया कि लोग इसमें बिजी हो गए। एक वक्त ये था कि जाहिर बात है जी, अब ये नहीं था तो हमारा मशगूला ये था कि हम बच्चे पैदा करें, ये सिचुएशन जो थी बड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जाहिर बात है फैसलाबाद की सिचुएशन, इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही थी और अचानक ठप गई है, तो फिर और कोई काम नहीं रहा था। उन्होंने सोचा, जो सोहा जिस तरह कह रही है कि भाई कपड़े शपड़े तो नहीं बन रहे हैं, अभी ये है कि हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। लेकिन एक और चीज बड़े मजे की बात बताऊं रऊफ साहब और सोहा, परसों की बात है, मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए बाहर निकला तो एक वैन खड़ी थी, एक शख्स खड़ा था, मेरे पास आए मियाँ बीवी, और वो मुझसे कहने लगे कि पाजी आप टीवी में आते हैं तो हमारी खबर है और हमें ड्राइविंग से निकाल दिया गया सरकारी जॉब से। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप तो प्राइवेट भी काम कर रही है, बच्चे जो लेके आए। कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, 15 लेके आए हूँ, 22 तकरीबन जो 12 हैं वो घर पे बैठे हुए हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया और मैंने कहा भैया आपका अल्लाह ही हाफिज हो। तो ये सिचुएशन है कि एक ड्राइवर जो बेचारा काम कर रहा है, बड़े मुश्किल से कमा रहा है, 22 बच्चे वो लेके आए इधर मेरे ऑफिस के सामने एहतजाज करने। तो आप ये देखें कि घर घर की कहानी है भैया, की कहानी है। बहरहाल सर, अपार्ट फ्रॉम जोक, आप इस चीज़ को सीरियसली लेके अगर आप एक बच्चे की पैदाइश का सोचते हैं तो पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल भी सोचें। आप सोचें कि आपने उसे मुकम्मल इंसान बनाना है, उसकी पढ़ाई, खाना पीना, हर एक्सपेंडिचर्स को आपने देखना है। तो अगर फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रख के देखें कि पाकिस्तान में आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, तो शायद आप थोड़ा इस बारे में सोच सकें। और दो आगे बढ़ते हैं, डेली डोज की तरफ चलते हैं। डेली डोज में पहले दिन में कोरोना केसेस में इजाफा, इस हवाले से बात कर रहे हैं। रोजाना 5000 अमवात होने का खदशा जाहिर किया गया है, और ये कहा गया है कि अमेरिका का चीनी मुसाफिरों पे पाबंदी लगाने का इंदिया दिया गया है। इस हवाले से दोबारा बात हो रही है, और ये कहा गया है 2023 में लाखों लोग हलाक हो सकते हैं चाइना में अगर कोई इसको कंट्रोल ना किया गया। तो चीन में कोरोना की, हमने जैसे कहा, शिद्दत दोबारा बढ़ गई है और वो शिद्दत में इजाफा हो रहा है।
और बड़ी खौफनाक सी सर वी सूरत नो हाल द हुई है। करंट सिचुएशन बेसिकली, लेकिन आपको पता है कि अब वहाँ पर कोविड के आगाज़ के बाद से लेके अब तक सर उन्होंने बहुत प्रिकॉशंस किए हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स उन्होंने बड़े अपने क्लियर कर लिए हैं, ट्रांसपेरेंट कर लिए हैं। इतनी तमाम एहतियात के बावजूद भी अभी जो केसेस की ग्राफ जो है वहाँ पर इतना ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली वहाँ से एपिटाइम हुआ था और वहीं से ड्राइव की थी ये पूरी वायरस और पूरी दुनिया में फैला था। अब दोबारा से सर 2023 अभी आया नहीं और दोबारा से ये वबा जो है दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए सर। पाकिस्तान में तो हालात अभी बेहतर हैं, लेकिन लेकिन cases बहुत से सामने आ रहे ममालिक हैं। ऐसे हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए दोबारा कोरोना स्क्रीनिंग का उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी और इटली ने पाबंदियां लगा दी हैं, बरतानिया में ये हो गया है, इंडोनेशिया, इंडिया, ये तमाम ममालिक वो हैं जो चाइना से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेंगे, इनको कोरोना टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हम जानते हैं 3 साल पहले तकरीबन जब कोरोना का आगाज़ हुआ है तो चाइना के ही से ही उसका आगाज़ हुआ था और वो पूरी दुनिया में फैला और लाखों लोग उससे हलाक हो गए। बड़ी खौफनाक सूरत हाल में पाकिस्तान में भी हम इस हवाले से गुजरे कि पाबंदियाँ बहुत थीं, अगरचे अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है, हमारे यहाँ हम बात उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत ज़्यादा बात हुई है और चाइना में भी। चाइना का मसला ये है कि वहाँ पे चूँकि एक सेंसरशिप है, एक मीडिया के ऊपर भी पाबंदी है और वहाँ से ख़बर बाहर नहीं जाती, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि जो आदाद शुमार सरकारी हैं उसमें और प्राइवेट तौर पे जो मुख्तलिफ एजेंसीज ने हासिल किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और सर एपी सेंटर जो है वो चाइना था, आपको पता है वुहान से चीज़ ड्राइव हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सेफ रहा है इस एतबार से कि ईरान और बिल्कुल चीन हमारे साथ बड़ी तादाद में मुतासर हुए थे कोरोना से, लेकिन पाकिस्तान फिर भी महफूज रहा। लेकिन इसमें एक किरदार आपकी एहतियात का भी है। तो आपको बताने का दरअसल मकसद ये कि एहतियात करें और मास्क और सैनिटाइजर जो आपकी रूटीन का हिस्सा था इसको भी कंटिन्यू करें, इसे क्विट ना करें, ताकि आप भी महफूज रह सके और आपसे मुंसलिक लोग भी महफूज रह सके। आगे बढ़ते हैं सर, डेली डोज पर चलते हैं जी। पहला डेली डोज आपको देते हैं टुडे थर्सडे और सर बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद फिर हमारा नया साल शुरू हो जाएगा और फिर हम 2023 के डेली डोज दिया करेंगे, लेकिन 2022 का आज का डोज और कल का हमारा आखिरी शो होगा। माँ जो है, माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या सर फिल्मी सीन हुआ, और ये सर इंडिया की मूवीज में होता है, इंडिया के ड्रामों में होता है और इंडिया की रियल लाइफ में भी हो जाता है। माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटी ने आईसीयू में शादी कर ली सर। माँ तो शादी देख के ही इस दुनिया से गई हैं, शादी के बगैर नहीं इस दुनिया से गई। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आईसीयू में थी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मंगनी हो चुकी है मेरी बेटी के लिए, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उसकी शादी भी हो जाए, तो उन्होंने आईसीयू में शादी रचा ली सर। ये शादी पहले से तयशुदा थी। अच्छा, वैसे रोसा और सोहा मशरकी, अगर हम अपनी रिवायत की बात करें तो वैसे ये आपने फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन माँ बाप की वैसे भी ख्वाहिश होती कि जीते जागते उनके बच्चे की जो है वो शादी हो जाए। लेकिन वैसे भी हमारे माशरे में माँ बाप वैसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर लेते हैं कि भैया शादी कर लेने दे, मेरे जीते जी शादी कर ले। तो ये वीडियो जो भाई, मुझे बहुत सारे सीन ऐसे याद आए कि बहुत सारी खवातीन या उनकी ख्वाहिश होती है कि उसने पढ़ना है, आगे जॉब करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब्बे ने, कहीं अम्मा ने ना कमिटमेंट की होती करना है कि पुत्र हमारे जीते जी शादी कर ले, तो ब्याह फिर करना सी तो कर लिया, आईसीयू में कर लिया। लेकिन ये बड़े मजे की भी है, आप ये देखें ना कि आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर ली कि अम्मा तू जा रही है, स्वर्ग पधार रही है, लेकिन चलो मैं शादी कर लेनी है। लेकिन आप ये देखें कि उनकी सेटिस्फेक्शन का आलम ये है कि उन्होंने कहा कि आईसीयू में शादी हो गई ना, मतलब मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और सर शादी के बाद कुछ टाइम बाद ही उनका इंतकाल हो गया। अब ये समझ में नहीं आया कि वो सिर्फ रजिस्टर किया गया होगा, क्योंकि फेरे लेने की जगह तो नहीं हो सकती। यही मैं सोच तो रही थी हिंदुस्तान सर। में शादी करने के लिए फेरे कहीं और हुए होंगे। ये मेरे ख्याल में रजिस्टर करके उसके बाद मिलने आए होंगे। हाँ, और ये भी आईसीयू के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग हैं अंदर मौजूद। और सर अलाउ कैसे कर दिया, इंतहाई निगहदाश्त वाला वो एक कमरा होता है आईसीयू, इंतहाई निगहदाश्त वाला तो आप कैसे पूरी आवाम को अंदर आने दे सकते हैं। लेकिन सर आप मतलब ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी तो नहीं होती। पता था कि वैसे भी अम्मा के जा रही है पर लोग सुधार रही है, तो चलो इजाजत ही दे देते। लेकिन अम्मा ने भी सर टाइम नहीं लगाया, शादी ये हुई और आधे पौने घंटे बाद वो भी चली गई। बस उन्होंने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है, मुतमईन होके मैं भी थी पहले से मुतमईन होके। फिल्मी सीन था सर, माँ की ख्वाहिश पूरी की गई और माँ जो है वो उसके कुछ देर बाद इंतकाल कर गई। ये भी उसमें बुनियादी रुकी हुई थी सर, सिर्फ इस शादी के लिए रुकी हुई थी, इसी ने ख्वाहिश का इजहार किया। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। और सर ये भी एक माँ है, ये भी खातून है और बेटे के साथ मिलके इन्होंने भी एक ऐसी फिल्माया है, एक ऐसा सीन। आजकल तो लोग सर फिल्में देख देख के ना, सोशल मीडिया देख देख के अपनी रियल लाइफ में भी फिल्मों के सीन करने की कोशिश करते हैं। सर उधार वापसी से बचने के लिए ये खातून है,
जिन्होंने फेसबुक पर अपनी मौत की पोस्ट नहीं लगाई, तस्वीर भी लगा दी कफन पहन के, नाक में रुई दे के कि मैं इस जाने फानी से कूच कर गई हूँ, मुझे मेरा कर्ज माफ कर दो। और बेटा शामिल था सर इस पूरी स्ट्रैटेजी। और ये टोटल पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, 60,000 60,000 रुपए थे जो इन्होंने किसी से लिए थे, और वो जनाब उसके लिए पूरी मॉडलिंग की गई। एक्टिंग तो देखे ना। लेकिन रूह साहब, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हाँ। बल्कि मेरे दूर दराज के रिश्तेदार है, और जब उन्होंने पाकिस्तान से जाना हुआ तो उन्होंने एसाइलम इस बिना पर लिया कि उनके एक भाई का जो है वो मर्डर हुआ है। वो बेचारा जीता जागता भी इस्लामाबाद में कभी आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट में मेरी मुलाकात भी होती है। उसके बच्चे भी चले गए, पूरी फैमिली इंग्लैंड में मजे कर रहे हैं, वो बेचारा इंग्लैंड नहीं जा सकता है, वो इधर ही बैठा हुआ है। तो ये हालात होते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा हासिल करने के लिए लोग पहले से अपने आप को मरवा देते हैं। यार तो लोग 5,000 की कहानी से मुझे वो स्टोरी याद आ गई। मुझे एक और इसी तरह की कहानी याद है, और आप जो भी शेयर हकीकत करें। है कि वो एक साहब हैं, वो अमेरिका चले गए किसी तरह से। अब उन्होंने जाके वहाँ से अपने बुलाना था बाकी फैमिली को भी, तो पहले तो उन्होंने ये किया कि वहाँ नेशनैलिटी लेने के लिए उन्होंने अपनी बीवी को जाली तलाक दी, कागज़ भेज दिया यहाँ पे, और वहाँ पे पेपर मैरिज की। अमेरिका में पेपर मैरिज करके उन्होंने जनाब ग्रीन कार्ड वगैरह हासिल किया, और ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद दोबारा अपनी बीवी से शादी की और फिर उसको लेके गए। सर मैं कहती हूँ ये जो ग्रीन कार्ड है इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते पाजी। मतलब ये ग्रीन कार्ड इस जस्ट लाइक कि जन्नत का डायरेक्ट टिकट मिल गया आपको। इसको हासिल करने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। मतलब आप तलाक की बात कर रहे हैं, दोबारा शादी की बात कर रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में अपने बहुत सारे रिलेटिव्स में इस तरह के बहुत केसेस देखे कि ग्रीन कार्ड के लिए बाय हुक और बाय क्रूक वी वांट दिस, जैसे मर्जी हमें चाहिए। लेकिन सर ये खातून जो है बेसिकली वहाँ पर इंडोनेशिया की एक लॉटरी कम्युनिटी है, ऑनलाइन ही ज़्यादा इनका इंटरेक्शन होता है। तो ये खातून इसकी दोस्त बन गई, तो उसने उससे पैसे लिए कि मैं तुम्हें अक्टूबर में वापस कर दूंगी। लेकिन इसने कहा कि मैं अभी वापस नहीं कर सकती अक्टूबर में। उस खातून ने इसको टाइम भी दिया, दिसंबर तक का टाइम दिया, लेकिन दिसंबर में भी वो पैसे वापस करने के काबिल नहीं थी। तो बेटे को देखिए, बेटे के साथ मिल के उन्होंने बाकायदा पूरा सीन फिल्माया। लेकिन उस खातून भी बड़ी तेज से इसने कर्ज दिया था। उसने कहा कि ये जो जनाज़ा है ना, जो जगह है जो ये बता रहे हैं वो मेरे घर से गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा दूर है। उसने इसको डायग्नोस किया, इस पर रिसर्च की, पता लगा वो तो मरी नहीं है तो सिर्फ फोटो लगी हुई है। अब्दुल्ला हुसैन की कहानी याद आ रही है। अब्दुल्ला हुसैन की कहानी में जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा अब्दुल्ला हुसैन को, इसी तरह से एक ड्रामा करते हैं साहब। एक यहाँ से पाकिस्तान से गए हुए, वहाँ जाके एक बरतानवी खातून से शादी करते हैं। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर होता है फैमिली का कि अपने भांजे को भी बुलवाओ। तो वो जनाब उस खातून को तलाक देते हैं और भांजे से उसकी शादी करवाते हैं। अच्छा। इस बुनियाद के ऊपर कि जब वो पहुंच जाएगा तो दोबारा शादी हो जाएगी अपने आप से। अब भांजा पहुंच जाता है, तो भांजा जवान होता है, जो बीवी होती है उसकी तवज्जो ज़्यादा उस तरफ होती है, ये जेलस हो जाते हैं और उसको मारने की अब जनाब कोशिशें शुरू कर देते हैं अपने क्या सीन है सर। तो मैं कल भी पता है क्राइम सीन के बारे में ये कह रही थी कि सारे ट्रिक्स जो है ना सर, फिल्मों में, मूवीज में, ड्रामों में देख देख के ना लोग अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू हो गए हैं। वो चाहे मौत का ड्रामा हो, चाहे इसमें क्राइम सीन करने का हो। कल हमने खबर दी है बैंक की कि 7 वाले प्लॉट से सुरंग खोद के बैंक लूट लिया। अब ये तो रेस 3 में होने वाले काम है सर ये तो जितनी मूवीज बॉलीवुड की होती है उसमें इस तरह से करते हैं। लेकिन आप जब इस तरह की मूवीज या क्राइम सीन के ड्रामाज या शोज बनाते हैं तो ये बात याद रखें, जहाँ पे आप बता रहे होते हैं कि कहाँ पे कैसे क्राइम हो रहा है, वहाँ पे आप तरीका भी बता रहे होते हैं कि बेटा अगर आपने करना है तो आपने ऐसे करना है। ठीक तो है, बस आगे ये लोग चलें। कर रहे हैं इस तरह से। आगे चलते रहिए। वॉशिंगटन से आपको खबर देते हैं। सर्दी बहुत है लेकिन ऐसा होना चाहिए, सर्दी में भी आपने एंजॉय करना है। वॉशिंगटन में सर ये बिल्कुल फ्रीज्ड पोल है जिस पर शहरियों ने स्केटिंग शुरू कर दी, सेल्फियां बनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये खून जमाने वाली सर्दी तो चलो है ही, हम इसको एंजॉय कर लेते हैं। हर चीज मुंजमद हुई हुई है अमेरिका में। तारीख ये की पूल सर, जो है हो। ये स्विमिंग पूल यानी जो है वो मुंजमद हो गया है और उसके ऊपर बर्फ की शुरू तह कर दी। जम गई हुई है। ये पूरे यूरोप में, अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल यही है। अमेरिका में तो हम आपको खबर दे चुके हैं पहले भी, और वो ये है कि बर्फानी तूफान आया हुआ है इतना कि 45 साल में रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। और न्यूयॉर्क के इलाके में, बफलो में, परसों हमने आपको बताया था कि बफलो में तकरीबन 27 के करीब डेथ हो चुकी हैं। अब उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। बफलो में इतनी सर्दी पड़ी हुई है और लोग अपने घरों में, तस्वीरें में वीडियो देख रहा था जहाँ पे लोग बेलचे लेके छोटे बच्चों के साथ अपने ड्राइवे से, अपने घर के रास्ते से बर्फ़ उठा के कुदालों से परे फेंक रहे हैं
और वो और मेन बहुत स्ट्रीम मुश्किल का एरियाज की शिकार बात है। करें, वॉशिंगटन डीसी आपको पता है आबादी बहुत है, बस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है इन एरियाज की आप बात करें। चले वहाँ तो जैसे यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह से नॉर्थ साइड है जहाँ पर आपको लगता है कि बर्फबारी या इस तरह से मौसम ज़्यादा सर्द होता है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी से आपको खबर दे रहे हैं कि वहाँ पर भी इस वक्त हर चीज़ जम गई है, हर चीज़ फ्रीज्ड है। और अगर हम बात करें उन सारे अमले की जिसको बर्फ़ हटाने के लिए या सर्दी कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर छोड़ा गया है, उनकी तादाद भी कम हो गई है, हलाकतें भी ज़्यादा हो रही हैं। तो वो तो जी तारीख की सबसे ज़्यादा शदीद तूफ़ानी जो सर्दी है ना, वो इस वक्त पड़ रही है वहाँ पे। मैं 2-3 साल रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी में, तो मेरे लिए तो वो एक और घर की तरह रहा कि जहाँ पे मैं पढ़ता था। और मुझे मालूम है सर्दी बड़ी शदीद होती है जब सर्दी आती है, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी इस वक्त जिक्र जिसका हो रहा है। और वो ये 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आप विजुअल भी देखें कितनी बर्फ़ है ज़्यादा हर तरफ को, तो लोग बड़ी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमने बताया कि स्विमिंग पूल मुंजमद हो गया, लोग साथ में स्केटिंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फियां बना रहे हैं, एंजॉय करने के लिए लोग बहाने ढूंढ लेते हैं। बस ये ना सर्दी तो पड़ रही है, उन्होंने कहा अब सर्दी तो पड़ रही है तो क्यों ना तारीख की सबसे ज़्यादा तूफ़ानी बर्फबारी है ये जो वो कहते हैं बकौल अमरीका कि ये कभी भी माजी में इस तरह से नहीं हुआ। तो बस लोगों ने कोई ना कोई एंजॉयमेंट का तरीका ढूंढ लिया। मेरे ख्याल से सर बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं अनटिल और अनलेस वो आपको हार्म ना करे। दूसरे विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे थे उसमें तो आपने घर से बाहर निकलने से कासिर है और लाखों का अमला जो है वो सड़कों पे बर्फ हटाने में मसरूफ है। तो वो जिंदगी जो है उसमें और यूजन के एंजॉय करने की जिंदगी इसमें थोड़ा फर्क है सर, देखें ना, लुक एट दिस। ठीक है, आगे चलें जी। अच्छा जी, समंदर की तह में नमाज की अदायगी की खूबसूरत वीडियो विजुअल्स बड़े दिखाते हैं। आदमी अपने फ़राइज़ से किसी भी तरह से वो गाफिल नहीं रहता अगर वो नमाज पढ़ने का कायल हो। तो ये एक साहब ने रिकॉर्ड कायम किया है, समंदर की तह में जाके जाए नमाज बिछा के बाकायदा नमाज अदा कर रहे हैं। वीडियो बहुत वायरल हुई है और इस वायरल वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए, है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जा सकता है क्योंकि इससे पहले हमने भी इस तरह की खबरें नहीं देखी तो बहुत है, हमने बहुत सारी तस्वीर वीडियोस देखी हैं, लेकिन समंदर की तह में जिस तरह से वो जाए नमाज बिछा कर अल्लाह अकबर और जिस तरह से अदायगी कर रहे हैं नमाज की, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद, बल्कि सब नहीं, बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है कि ये होती है वक्त और नमाज की पाबंदी, जिसके लिए कोई उज़र जो है वो आड़े नहीं आ सकता कि आपने नमाज अदा करनी है और वक्त पर अदा करनी है, चाहे आप समंदर की तह में क्यों ना हो। आगे चलें जी, और मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें अब। सर आगे जाने की बजाय अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक आगे जाएंगे ना एक तरह से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल सेगमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद और आपको क्रिकेट के मैदान से पहले खबर दें कि न्यूजीलैंड खेल रहा है, 457 रन उसने बना लिए हैं, 19 रन की लीड हो गई है, उसकी 6 आउट हैं। उनके जो पहले कप्तान होते थे केन विलियमसन, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, वो 111 रन पे खेल रहे हैं। सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल कर ली थी अपनी कल और आज वो दोबारा उन्होंने वहीं से शुरू किया। बड़े अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं वो। उनके साथ इश सोदी हैं और इश सोदी उनको सपोर्ट दे रहे हैं पूरी। 19 रन की जैसे मैंने बताया लीड हो गई है और उनकी कोशिश ये होगी लीड ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि ये बकिया विकेटें जल्दी से जल्दी गिराई जाएं। देखें मैच का रुख किस तरफ को जाता है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन अभी चलते हैं, इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पुराने हमारे साथी हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब ये फरमाइए, ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का कहाँ से इससे इशारा आ गया, क्या हो गया, ये क्यों खबरें फैलाई जा रही हैं इस तरह की? सर गुजारिश ये है कि वैसे तो आपको पता है कि हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में ये शोर उठ रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है और ये चीजें हो रही हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जब भी सियासतदान कहीं नाकाम होते हैं तो फिर ये हमेशा जो है ना शोरगुल होता है इस तरह का। इस वक्त जो ये बात हुई है उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुआशी सूरत हाल मुल्की आपके सामने है और सियासतदान जो है उन्होंने किसी तौर भी यहाँ पे उस तरह से अगर आपके संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। इमरान खान साहब तो बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी उन्हें दोबारा वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दिया जाए। पीडीएम वाले जो हैं वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में है। तो इस तरह से लगता है संजीदा हलकों को और ख़ास तौर पर रियासती
इदारों को कि शायद कहीं पे भी कुछ होने वाला नहीं और ये किसी काम में सीरियस नहीं है। ठीक है। इसलिए पिंडी और इस्लामाबाद की फिजाओं में इस वक्त ये बड़ी जो है आप कह सकते हैं अफवाहें हैं कि संजीदगी से सोचा जा रहा है कि मुआशी इमरजेंसी से ऐसी कोई सूरत हाल लगा के तो फिर 3 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए। अच्छा, उसमें इस दफा ये सूरत हाल इसलिए भी डिफरेंट है राव साहब, आपके जी। इस प्रोग्राम में मैं एक खबर दे दूं। जी जी इसलिए ये डिफरेंट जी, है जी। कि इस दफा सोचने वाले ये सोच रहे हैं कि ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है सिर्फ टेक्नोक्रेट्स पे ही मुश्तमिल ना हो, अच्छा ये एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें अक्सरियत टेक्नोक्रेट्स की हो अच्छा और वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ को ही कंटिन्यू किया जाए। अच्छा वजारत उस्मा के मनसब पे शहबाज शरीफ ही रहे और उनके साथ जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं सियासतदान, चाहे वो PTI से हो, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या किसी भी सियासी जमात से, उनको तमाम जमातों को उसमें लेके कंसेंसस के साथ माहिरीन पे मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी जाए जो मुल्क को बगैर किसी सियासी माइलेज के या सियासी मुखालफत के सही सिमत में लेके जाए और इन 3 सालों में जो मामलात हैं उनको बेहतर कर लिया जाए, इंटरनेशनल इदारों के साथ भी, IMF के साथ भी, चाइना के साथ भी, और उसके बाद फिर जब हालात बेहतर हो जाएं तो इलेक्शन करा के तो फिर जो जिसकी भी हुकूमत आए उसको हुकूमत दे दी जाए। अच्छा इमरान, इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि PDM की तमाम जमातों का एग्री करना तमाम का इसके ऊपर। नंबर 2 ये कि क्या इसहाक डार साहब फेल हो गए हैं जिस बुनियाद के ऊपर एक मुआशी टेक्निकी हुकूमत की तरफ इशारे लिए जा रहे हैं। और नंबर 3 ये कि क्या इमरान खान इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने तो ये कहा कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये। राव साहब, आपने ये दो तीन बातें की हैं, ये इंतहाई अहम है। पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब जो है बादी नजर में तो बुरी तरह नाकाम होते नजर आते हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो जादू करें तो मामला ठीक हो जाए। देखिए, यहाँ इतना मुल्क पे जो कर्जा है और जो गर्जी कर्जा है, जब तक ये सख्त फैसले नहीं होंगे, जब तक ये आलमी इदारे आपको पैसे नहीं देंगे, उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर हो नहीं सकती। अब आप ये देखें राव साहब के PDM की हुकूमत मजीद मुश्किल फैसले करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस वक्त एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो जितने खास तौर पे इस वक्त जो इस्लामाबाद में चीजें डिस्कस हो रही हैं उसमें यह है कि जो सफेद हाथी हैं आपके पास डिपार्टमेंट्स, उनसे जान छुड़वा ली जाए। अब कोई हुकूमत ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है कि वो इदारों को बेच के तो लाखों लोगों को बेरोजगार करके अपनी मुखालफत में मजीद इजाफा करते हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब तो सर इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्हें किसी तौर भी ये काबिल कबूल नहीं है कि इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि वो अपनी मकबूलियत की मिराज पे हैं। ठीक है। और अगर इस वक्त इलेक्शन होगा तो आप यकीन करें इमरान खान साहब ये नहीं समझते कि वो 2/3 से जीतेंगे। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अब जब वो और उनकी पार्टी ये समझती है तो मुखालफत तो करेगी, लेकिन अंदर की बात आपको ये बता दूं, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक जिन पीछे के हाथों की इमरान खान बात करते हैं, जो उन्होंने कल भी कहा है कि असल में तो इलेक्शन पीछे बैठे हाथों ने करवाने हैं, हुकूमत ने नहीं करवाने। हाँ। उन हाथों ने इमरान खान साहब की पार्टी में भी जो संजीदा लोग हैं उनको इस मामले में ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और बहुत सारे लोग, अगर ये ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको नजर आएगा कि वो भी उस जो नेशनल हुकूमत बनेगी, टेक्नोक्रेट्स का नेशनल हुकूमत, उसमें शामिल होंगे। अच्छा जी हरमीत। अच्छा इमरान साहब, आपने जो जिक्र किया, आपने खबर भी दे दी है, साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि अगर ये सिस्टम आता है टेक्नोक्रेट्स का,
तो इसमें जो है आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, किन किन मसाइल का, वैसे भी तो मईशत का आपको आपके सामने सारी सूरत हाल, ऐसे में कितना बोझ आवाम पर पड़ेगा। और दूसरी बात जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी कर रहे हो, जिस तरह आपने फरमाया कि मकबूलियत के मिराज पर हैं और अगर ये मामला डिले हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आवाम का की जो सोच है या आवाम की जो ताकत है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव भी आ सकता है उसमें। लेकिन ऐसे में खबरें ये भी हैं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने परसों धमकी भी दी थी कि अगर आप पार्लियामेंट की तरफ नहीं आए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर यह खबर भी है कि खान साहब की नाअहली की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। इस पर क्या आप तबसरा करेंगे सर? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया। आज पहली दफा हुआ है, मैं शायद पर काफी दफा आपके प्रोग्राम में आ चुका हूं कि आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आई है। आपका पूरा सवाल सुन लिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो आपने कहा बिल्कुल, इसीलिए इमरान खान साहब जो है ना, उनके सामने इस वक्त दो चीजें हैं। मैंने, अगर आपने मेरा दो रोज पहले का कॉलम भी पढ़ा हो तो उसमें भी जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के सामने इस वक्त वो दो चीजों का शिकार हैं। एक है उन्हें नाअहली का खौफ, और दूसरी है उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुल्क की माशी सूरत हाल के बायस जल्दी इलेक्शन की उम्मीद। लेकिन इमरान खान साहब को करीब से जानने वाले और सियासी मामलात पर नजर रखने वाले लोग ये समझते हैं कि उस उम्मीद पे नाअहली का खौफ हावी हो चुका है। अच्छा, इसीलिए वो इंतहाई जल्दी में है कि बजाय इसके कि किसी भी केस में, अब आप देखें रऊफ साहब के, अब एक तो तोशाखाना का केस है, दूसरा आपके सामने जो दूसरा उनका ये टेरियन वाइट वाला केस है, उसमें भी पहली दफा ये हुआ है कि इमरान खान साहब का अपने हाथ से लिखा हुआ जो उनका अमरीकी अदालत में पेश किया हुआ जो उनका है एक हल्फिया बयान, एफिडेविट, वो भी, हाँ जी, एफिडेविट, वो भी साथ लफ्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो हालांकि ये इशू पहले तो काफी देर होता रहा है, लेकिन जब उन्होंने उस एफिडेविट में बतौर वालिद उसको उसकी खाला के साथ रहने की उस बच्ची को इजाजत दी है, तो ये मामला तो बड़े इसमें हो जाएंगे सीरियस। इसलिए इमरान खान सबको ये लगता है कि उन्हें किसी बिना पे भी इन चीजों को सामने लाने वाले नाअहल भी करवा देंगे, तो उन्हें इस बात की जल्दी है। तो अब अगर आप ये देखें कि इससे आपका पिछला सवाल भी रऊफ साहब जुड़ा हुआ है जी, कि अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब या फवाद चौधरी साहब या असद उमर साहब इस बात का इंतजार करेंगे कि 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो, वो आए, या वो फिर जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, नेशनल गवर्नमेंट की चलती हुई ट्रेन होगी, उसके डिब्बे में पकड़ने में आफियत समझेंगे। अच्छा, आपने दो नाम तो कम से कम बड़े इंपॉर्टेंट मतलब इस हवाले से लिए हैं कि जिनकी आप ये कहो कि वफादारी के ऊपर शक किया जा सकता है, एक शाह महमूद कुरैशी और एक फवाद चौधरी। असद उमर के बारे में भी आपका यही ख्याल है? सर, इस वक्त अगर आप देखें ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, उन दोनों से ज्यादा इमरान खान साहब की आंख का तारा बने हुए हैं। इस वक्त तो उनकी वफादारी शायद उन दोनों से ज्यादा बज़ाहिर नजर आ रही है। तो मुझे तो ये शक नहीं है इन तीनों की वफादारी पे, मुझे बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं कि हालात ऐसे होते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में इन सियासतदानों को फिर दिल पे पत्थर रख के बाड़ी फैसले करने पड़ जाते हैं। अच्छा इमरान, एक और चीज़ जो सामने आई वो ये है कि जनरल बाजवा की एक स्टेटमेंट सामने आई है जो तंग आके उन्होंने कहा है कि अगर मैं 5% भी सच बोल दूं तो ये शख्स कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लोगों का ये कहना है कि 5% तो बड़ी दूर की बात है, जनरल बाजवा अगर 2% भी सच बोल दें तो हकीकत इस तरह की होगी कि जिसके बारे में इमरान खान साहब को शायद सख्त पशेमानी का सामना करना पड़ेगा। जनरल बाजवा क्या बाकी बहुत तंग आए हुए हैं जिसकी बुनियाद पे भी कह रहे हैं? सर, गुजारिश है कि ताल्लुक लिहाज एक तरफा हो नहीं सकता, ये हमेशा दो तरफा होता है। तो अगर बाजवा साहब जो कि एक मोहसिन है इमरान खान साहब के, और आपको पता ही है कि वो किस तरह से गोद में बिठा के उन्हें लाए और किस तरह से उन्होंने किया, उस सब के बावजूद वो रोज बैठ के उनको गालियां निकालते हैं, रोजाना की बुनियाद पर उनकी तस्बीह करते हैं। तो अगर इस तरह की बात में फिर वो कितनी देर बर्दाश्त करेंगे?
तो उनके पास जो राज हैं, जो चीजें हैं या जो उनके वसाइल थे, आपको बेहतर अंदाज में पता है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ या आर्मी बतौर एक इदारा अपने एक्स आर्मी चीफ को डिफेंड नहीं करेगी या उसको अकेला छोड़ देगी, तो ये उनकी खामख्याली से कुछ नहीं है। आपको मुशर्रफ साहब का वाकया याद होना चाहिए कि बतौर साबिक आर्मी चीफ उनको अदालत में भी पेश नहीं होने दिया गया था। याद है ना कैसे गाड़ियों के रुख मोड़ के एयरपोर्ट की तरफ चले गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा इमरान साहब, एक और चीज़ जो बड़ी अगर हम देखें सोशल मीडिया पे भी आप बड़े एक्टिव हैं और चीज़ों को देखते हैं और हम भी हमारी सामने भी वो चीज़ें आ रही हैं, वो है, उसका जिक्र तो नहीं करेंगे उसके इस पे, लेकिन ऑडियो जो जिस तरह लीक हो रही है मुसलसल, और ऐसे में एक बड़े नामवर सहाफ़ी जो अब एक बड़ी मनसब पे तैनात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उनका भी एक ट्वीट आया था कि ये जो ऑडियो लीक हो रही हैं ये हुकूमत नहीं कर रही, कहीं और से हो रही हैं। लेकिन ऐसे में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो उनकी बेगम है वो इन मामलात में, सियासी मामलात से बड़ी दूर रहती हैं। लेकिन जो जो ऑडियो सामने आ रही है उससे अंदाज़ा वही हो रहा है, जो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे या बानी रहनुमा थे जो अब दूरियां इख्तियार कर चुके हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो या दीगर ऐसे लोग, तो वो ये जिक्र उनको भी हटाने के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें भी बेगम का हाथ था। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान आप समझते हैं कि बेगम साहिबा की वजह से खान साहब को पहुंच रहा है सर? सब पहली बात तो ये कि जितना ये ऑडियो और वीडियो का गंद पड़ गया है ना, मुझे बज़ाहिर लगता है कि अब उसका असर उस तरह से नहीं होता, क्योंकि लोग शायद यूज टू हो गए हैं, या लोग ये समझते हैं कि हमारे, आप इसको मुआशरे की गिरावट भी समझ सकते हैं दो तरह से। एक तो ये कि ये काम मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इंतहाई घटिया और इंतहाई निचली सतह का काम है कि आप किसी की इस तरह की ऑडियो या वीडियो पहले रिकॉर्ड करें और फिर उसको लीक करें। हमें, हमारा मजहब इस बात से मना करता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि शायद इस तरह की करप्शन को हमें ये भी मान लेना चाहिए कि अब मुआशरे में बुराई नहीं समझा जा रहा। शायद नाजायज ताल्लुकात को, माली करप्शन को, इखलाकी करप्शन को अब हमारी नौजवान नस्ल खास तौर पे अपना इशू ही नहीं समझती। तो ये चीजें भी हैं जो आपको बतौर मुआशरा भी कुछ चंद चीजें हैं जिन पे सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हमारा रुख है, हम किस कुएं में गिर रहे हैं। बाकी रही बात मुर्शद की, तो मुर्शद पाक तो जो के वो सब अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है इमरान, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है, हमने इसको नॉर्मलाइज बहुत कर दिया है। हर रोज एक नई वीडियो ऑडियो आती है और हमें लगता है इट्स ओके, मतलब लेट इट बी वाला सीन जो है ना वो हमने करना शुरू कर दिया, नॉर्मलाइज बहुत हो गया। एक क्विक ब्रेक ले रही है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद न्यूज़ की ब्रेक थी, थोड़ी सी लंबी ब्रेक थी। उस दौरान में क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच की सूरत हाल इस वक्त ये है कि 31 रन्स की लीड ले ली हुई है न्यूजीलैंड ने। कोई तकरीबन 469 के ऊपर वो खेल रहे हैं। केन विलियमसन अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं, इश थोड़ी उनके साथ मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है, जैसे मैं शुरू में भी कह रहा था, कि लीड को मुस्तहकम किया जाए। ये तो क्रिकेट के मैदान की खबर थी, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो पाकिस्तान में जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है मईशत का, और उसकी वजह हमें तो कम से कम यही समझ आती है कि ये सियासी बहरान मईशत के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि मुल्क में डॉलर मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। हमने काफ़ी पैसे, काफ़ी अरब डॉलर देने हैं कर्ज़ों की सूरत में, जिसके बारे में कहते हैं अगले 3-4 माह बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयों के देने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। गंदम इस वक्त 4,450 रुपये के ऊपर फी मन के हिसाब से मिल रही है। आटा महंगा हुआ है। ये असरात क्या हैं, किस तरफ को लेके जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब मारूफ माहिर मईशत हैं, इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत सी बातें मैंने कर दी, लेकिन ये बताइए ये बहरान क्या ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करेगा या कोई बेहतरी के आसार भी आपको नज़र आते हैं? लोगों को क्या बताया जाए? देखिए, दो किस्म के बहरान या दो किस्म की तकलीफ सामने है। एक तो पाकिस्तानियों का, उनकी जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो महंगाई है। आप समझ लीजिए कि 3 चीजें, आटे का आपने जिक्र कर दिया। अब औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत कोई 115 किलोग्राम आटा सालाना कंज्यूम करते हैं।
और भाव चला गया है लगभग 2500 रुपए का। एक आपको 20 किलो का जो बैग है वो 2500 रुपए की कीमत चली गई। चीनी को 155 रुपए की है। बिजली का यूनिट जो है, जो पिछले साल 20 रुपए का था, आप समझिए वो 40-45 रुपए पे चला गया। तो ये तीन बड़े इश्यूज अवाम के हवाले से। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, उनका डॉलर के हवाले से खजाना खाली हो गया। अब आप सोचिए कि एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका इन्हिसार इंपोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा है, हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल, खाम तेल, खाने बनाने का तेल जिसमें आप और हम पकौड़े और समोसे बनाते हैं, उसके बाद अद्वियात, आप सोचिए एलएनजी, कोयला, ये सब चीजें इंपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स, और डॉलर्स है नहीं। फिर एक एक मसला मैं समझ रहा हूं कि जो बहुत बड़ा मसला हुकूमत का अपना क्रिएट शुदा है, खुद साख्ता जिसको हम कहते हैं कि एक तो जो इंटरबैंक का रेट है वो हमें हुकूमत बताती है कि 226 चल रहा है, और बाजार में जाएं तो 250 255 तक की आवाज आती है। ये जो डिफरेंस है राउत साहब, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये आप समझिए कि एक गुब्बारा है जिसमें अब भरे चली जा रही है, भरे चली जा रही है, और ये किसी वक्त गुब्बारा फट सकता है। और ये हमने देखा है फटता हुआ, अर्जेंटीना में फटा, उसका क्या नतीजा निकला, नाइजीरिया में, मिस्र में, अंगोला में, इथियोपिया में, जिम्बाब्वे में। ये गुब्बारा जब फटता है तो फिर एक महंगाई की नई लहर सामने आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये बताइए कि ये अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो IMF की बात अगर की जाए तो मामला ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्च तक पहुँच रहा है, लेकिन मार्च तक पहुँचने से पहले हमें जो है, आपको पता है कि 8.5 अरब रुपए, 8 अरब डॉलर जो हैं वो भी पे करने हैं। ये बड़ा मसला है हुकूमत के लिए। और अभी अगर हम देखें तो रिजर्व जो है आपके पास वो 6 अरब तकरीबन 10 करोड़ आपके डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन कितनी वर्स्ट है, और इसमें क्या IMF के जो शरायत हैं, क्या उनको अब मान लेना जो है अब हुकूमत की जो मजबूरी बन चुकी है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि शरायत जो है वो इंतहाई मजीद और सख्त है, तो क्या ये हुकूमत उसके लिए तैयार हो जाएगी? अगर तैयार नहीं होती तो मुतबादिल क्या रास्ता है? क्योंकि मामला तो बड़े टेक्निकली तो अगर हम देखें तो मामला डिफॉल्ट की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि अद्वियात की जो है वो उसका मामला भी हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है कि वहां पे भी ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो खाम माल जो हम मंगवाते हैं उसके लिए भी LC बंद होने की वजह से वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। जी हरमीत साहब, आई थिंक 2 या 3 बातें आपने उठाई हैं। पहले तो आपने IMF का जिक्र किया, फिर आपने जो कर्जाजात हमने वापस करने हैं उनका जिक्र किया। दोनों बातें अलग अलग उठा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है कि जनवरी और मार्च अगले 3 महीने में लगभग 8.3 अरब डॉलर की जो पेमेंट है, कर्जाजात जो है वो हमने वापस करने हैं। अब एक कश्ती मैं समझता हूँ, जो वाहिद कश्ती जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सकती है वो IMF है। उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तो हम IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं तो ये जो 8.3 अरब का आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें से तकरीबन 50% आप समझिए कि 4 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर में जाना है। इसका मतलब है उसकी अदायगी की तारीख में तौसी होनी, तो वो आगे चला जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। 2 या 3 अरब डॉलर इजाफी जो है वो जिसको हम कहते हैं ऑल अरेंज फॉर, यानी कि वो उसका इंतजाम हो चुका हुआ है, लेकिन IMF के बगैर वो हमारे खजाने में नहीं आएगा। तो अगले 3 महीने के जो पेमेंट्स हैं वो या तो रोल ओवर में जा रही हैं या अरेंज फॉर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि IMF के साथ हमारा क्या मामला बनता है। तो अगर IMF के साथ मामला बन जाए तो फिर घबराने की बात नहीं है। फिर ये 8.3 अरब डॉलर की पेमेंट है, रोल ओवर है, जो रीफाइनेंसिंग है वो हो जाए। अच्छा, IMF के साथ 5 बड़े मामला जो हैं उनके ऊपर बहस चल रही है। 5 में से एक के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। कुछ 340 अरब रुपए की एक अमाउंट थी जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी कि हमें एडजस्टमेंट की जाए क्योंकि वो हमने सैलाब पे खर्च कर दी। उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया। वो IMF मान गई है कि आपको बजट में उसको वो टेक्निकल जुबान में कहते हैं बजट एडजस्टर, यानी कि वो एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने हमें इजाजत दी। अब मामला 4 के ऊपर फंसे। एक तो FCR का जो टारगेट है रेवेन्यू का, उसके ऊपर मामला फंसा हुआ है। पेट्रोल
अभी IMF कह रही है कि डीजल के ऊपर आपको इजाफी डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल है कि सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए कि पिछले कोई 4 महीनों में कोई 4-5 100 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट में इजाफा कर पे हम क्या करेगी, उसका क्या मंसूबा IMF रखेगी, उसका भी कोई मामला जो है। फिर एक्सचेंज रेट जो है फाइनेंस कहता है कि आप मार्केट के हवाले करें। फारूक साहब जरा अपना नेट चेक कर लें दोबारा, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं। आपके नेट का Distortion हो प्रॉब्लम रही है आ रहा है तो आवाज़ नहीं सही आ रही। अभी आपसे दोबारा मिलाते हैं हम लोग इतनी देर में, आप नेट चेक करें। जी हरमीत, जो फारूक सलीम साहब का कि बुनियादी तौर पे IMF के साथ अगर हमारे मामला सुधर जाते हैं, वो डील हो जाती है, तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना हो तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक सवाल ये भी पैदा होता है हरमीत कि इमरान खान साहब क्या इस बात का इदराक कर पाएंगे कि अपनी सियासत में ये जो उनकी हरदर्मी है कि हर सूरत में इलेक्शन करवाया जाए, उसको भूला जाए। इमरान याकूब साहब का ये कहना था कि एक तरह से देखा जाए तो हुकूमत की भी बस हो गई हुई है जो इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है, और वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो हाँ कह दें टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के ऊपर, तो उस हवाले से बात उस तरफ को भी जाती है। रूस साहब, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम देखें तो बाहर जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, एक तो बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है 1.5 अरब या तकरीबन इस किस्म के डॉलर जो हैं वो उसमें भी कमी आई है, यानी उन्होंने नहीं भेजे वो डॉलर्स। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद जो एतमाद है लोगों का वो भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि जाहिर बात है कि एक तो ये कहा जा रहा था कि 1 साल के लिए आई हुकूमत है, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन जो हम देख रहे हैं कि सियासी मामलात अगर आप देखें तो पंजाब का एक बड़ा सूबा जो है वहाँ पे जिस किस्म की सूरत हाल है, तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट पर भी उसका असर हो रहा है। तो रियल स्टेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारा पैसा जो है रियल स्टेट में आया था। आपको याद होगा कि रिकॉर्ड साज बिजनेस हुआ था माजी के खान साहब की हुकूमत में। तो ये सारी सिचुएशन में अगर अब हम देखें तो फारूक सलीम साहब वापस आ गए। जी फारूक सलीम साहब, आपकी बात जारी थी। आप ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा मामला इस वक्त जो है वो बैरूनी अदायगियों का है, जो 8.3 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट हो सकती है अगर IMF मान जाता है तो। जी रऊफ साहब, अगर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम की जो सस्पेंशन हुई है उसमें हम वापस चले जाते हैं तो फिर आप ये कि वो रीफाइनेंसिंग में कहते हैं कि जो पुराने लोन हैं वो उसके हमें नए लोन मिल जाएंगे, और रोल ओवर कहलाता है कि पुराने की हमने वापसी करनी है, इनकी अदायगी की तारीख में तौसी हो जाएगी, तो वो जो 8.3 अरब डॉलर वाला मामला है वो तय पा जाएगा। ठीक है फारूक साहब, ये बताइए कि अगर हम ये देखा जाए, एक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए और उसकी बुनियाद भी यही होगी कि मईशत को सही किया जाए, क्या इसहाक डार साहब कामयाब नहीं हो पाए अपनी हिकमत अमली में आपके ख्याल में भी, और क्या यही होगा कि कोई फाइनेंस की टीम बड़ी आ जाए और वो आके मुल्क के मामलात को संभाले? रऊफ साहब, हालात बड़े मुश्किल हैं संभालना इस वक्त, जिस तरफ जिस सिमत में पेशेंट जा रही है। एक बहुत बड़ा खदशा जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आलमी इदारे, खासतौर पे IMF जो है वो किसी टेम्पररी होती है उससे। आई एम सॉरी फारूक साहब, आवाज़ का हो रहा है, आवाज़ का मसला हो रहा है, किसी वक्त फिर बात करेंगे इस पे। लेकिन यही बात जो हो रही है कि मुश्किल हालात हैं और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। नहीं आ रही सर, ओवरऑल स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही इन तमाम स्ट्रैटेजीज के बावजूद, जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए तो कोई स्ट्रैटेजी अब तक हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है कि उसको लॉन्च किया जाए। जी हरमीत, आपकी बात ये थी कि जी साहब, आप ये देखें ना कि एक तरफ ये सिचुएशन है तो दूसरी जानिब आप गंदम की सिचुएशन जो सूरत हाल है, अब आप ये देखें कि खबरें ये आ रही हैं कि जो नान की कीमत है वो 35 रुपए हो जाएगी, जो आम रोटी है उसकी प्राइस जो है वो 25 रुपए तक वो भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ऐसे में फ्लोर मिल की मैं अगर बात करूं तो
हमारे मुल्क में क्या होता है, जब इस किस्म का बहरान होता है तो उसका इंतजार किया जाता है और एक माफिया जो है वो मार्केट में सरगर्म होता है। ऐसे में अब रावलपिंडी में 2 फ्लोर मिल और 2 ऐसे बड़े बड़े गोदाम पर छापे पड़े हैं और मुकदमा भी दर्ज किए गए, जहां से लाखों की तादाद में आटे की बोरियां बरामद हुई हैं। ऐसे लाहौर की अगर मैं बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं, तो ये बहरान जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब मईशत की का जिस तरह फरूख साहब ने जिक्र किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत अगर आती है तो जाहिर बात है कि वो तो मुंतखब नहीं होते अवाम की जानिब से, अवाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। और एक और चीज, जिस तरह याकूब साहब ने यह बात की थी कि जाहिर बात है कि ये बोझ कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी पार्टी जो है अपने सर नहीं लेना चाह रही है। यही वजह है कि पीडीएम जो है अब खुशी खुशी टेक्नोक्रेट की तरफ वो राजी भी हो रही है और वो चाहती है कि जिस तरह उनका ग्राफ गिरा है उस ग्राफ को भी बरकरार रखा जाए। अवाम की तरफ अगर वो जाएं तो ये कहकर जाएंगे कि ये तो हमने नहीं किया, टेक्नोक्रेट आए, उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। और इस वक्त आईएमएफ के जो शराइत हैं, जाहिर बात है उनके शराइत बड़े सख्त हैं और उन शराइत पर अमल दरामद के लिए टेक्नोक्रेट का आना लाजिम है, लेकिन उस सूरत में अवाम पर इंतहाई बोझ बढ़ेगा। और अब हम देखने की सिचुएशन ये है कि मुर्गी जो है वो 500 से ज्यादा फी किलो उसका मार्केट में उसकी प्राइस है। अंडे की अगर मैं बात करूं तो 280 टू 80 यानी 300 तक वो पहुंच चुका है। तो हालात जो हैं आम आदमी के पहुंच से दूर हैं। ये बारहा ये बात हम कर रहे हैं, जिस तरह इथियोपिया, जिम्बाब्वे, दीगर ममालिक का हम जिक्र कर रहे हैं, तो सिचुएशन उस तरफ बढ़ रही है कम होने के बजाय। तो डिप्रेशन का जब जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं, तो वाकई में लोग जो हैं मसाइल का शिकार हैं, जॉब्स नहीं हैं, लोग बेरोजगार हैं। आवाम दिहाड़ियों के लिए जो मजदूर का तबका निकलता है तो घर वापस जो 5,000 रुपए की दिहाड़ी लगती थी वो भी नहीं लग पा रही है। तो ये जो बना हुआ ये पूरा माहौल जो बना हुआ है, ये हर आदमी को, चाहे वो वाइट कॉलर हो, एलीट क्लास का हो या मेरे जैसा आम आदमी, वो मुतासिर है इस वक्त। जी बिल्कुल ठीक है, हमने काफ़ी तफसील में बात की, एक हाल की, लेकिन उस बारे में एक थोड़ा सा जो रोशनी का पहलू नज़र आता है वो ये है कि आईएमएफ के साथ हमारी डील हो जाए। अगर वो डील हो जाती है, उसमें कुछ मुश्किल फ़ैसले हुकूमत को करने पड़ेंगे, वो मुश्किल फ़ैसले हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अल्लाह करे कि सूरत हाल को बेहतर हो, हम उसमें से निकल पाएँ और हमारा वो हाल ना हो जो नाइजीरिया का या अर्जेंटीना का या एथियोपिया का हुआ था, उससे पहले पहले हालात संभल जाए। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट की सूरत हाल इस वक्त ये है कि 48 रन्स की लीड ले ली है न्यूजीलैंड ने, तकरीबन 486 रन उन्होंने बना लिए हैं और 6 खिलाड़ी अभी तक उनके आउट हैं। केन विलियमसन और एस सोडी अभी तक खेल रहे हैं, लीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर कामयाब नहीं हो रहे। हम क्रिकेट के मैदान से चलते हैं मार्शल आर्ट्स की तरफ। हमारे साथ इस वक्त जलाल हैदर साहब इस्लामाबाद में हरमीत सिंह के साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं मार्शल आर्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, ये खुद एतमादी में कितना इजाफा करते हैं, इंसान की फ़िटनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इस सर्दी के मौसम में किस तरह से किया जाए इसको। तो हरमीत, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, रऊफ साहब आपकी बात दुरुस्त है। वैसे मैं अगर जलाल साहब की बात करूँ तो बड़े मेहनती इंसान है और हमने तो उनको फिल्मों में बाजी बड़ा देखा है, ड्रामों में देखा है। लास्ट फिल्म पता नहीं जनान आपकी आई थी, लेकिन हाँ मैं वहाँ पे भी गया जहाँ से ये बच्चों को जो ट्रेनिंग कराते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो सुबह के टाइम में भी सुबह वहाँ पे पहुँचा था मेरे ख्याल में बाजी। तो क्या रऊफ साहब ने जो सवाल किया इस पर आप क्या कहेंगे कि कितना एतमाद जो है बिल्ड करता है? फिर हम देखें तो एक वक्त था कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ नहीं आते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं या पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो उन्होंने सवाल किया मैं उस तरफ से स्टार्ट ले लेता हूँ। जी। जब हम मार्शल आर्ट्स या जो इस वक्त एक ओलंपिक स्पोर्ट है जिसका नाम है टेक्वांडो जो कि कोरियन मार्शल आर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में पॉपुलर होगा। मार्शल आर्ट्स को जब भी सीखा गया है या जब भी सीखने की कोशिश की है या लोगों को या यूथ को या टीनेजर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, उसका मेन मोटिव मारदार नहीं था, उसका मेन मोटिव था डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, डिसिप्लिन इन रिस्पेक्ट टूवर्ड देयर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, ये चीज़ें जो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे मार्शल आर्ट्स के जो इसमें इम्पोर्टेंस गेन किए।
अब जो डिसिप्लिन के साथ जो उसका सेकंड जो व्यू है या नैरेटिव है डिसिप्लिन के साथ था, वो है कॉन्फिडेंस। ये है कि लर्न टेक्वांडो अर्न कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, ये कॉन्फिडेंस ये है कि चाहे वो बच्चियाँ जो मोहल्लों में जाती हैं, स्कूलों में अकेले जाती हैं, कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद उनमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि चाहे भाई हो बाप हर वक्त तो मौजूद नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस आता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता, या किसी को पता होता है कि भाई ये सीख रही है तो इससे 2 कदम दूर रहना है, भाई इसने फौरन रिप्लाई कर देना है, सेल्फ डिफेंस। जी अच्छा बाजी, एक वक्त था जो आपने जिक्र किया कि मार धाड़ का, हम भी नए नए नौजवान हुए थे, अक्षय कुमार की फिल्में देख देख के मैंने भी कोशिश की, 2 मुक्के खाए, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। अब जिस तरह आप ख्वातीन की बात कर रहे हैं, ख्वातीन की मैं अगर बात करूं, अब तादाद, क्योंकि आप भी तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं स्टूडेंट्स बड़े काम करें, लेकिन ख्वातीन की तादाद क्या बढ़ रही है? ये जो विमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज़ है, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड में जाता हूँ कि अक्सर जो विमेन एम्पावरमेंट या ख़वातीन की जो डेज़ होते थे, अक्सर मैं वाहिद मेल होता था, मुझे बुलाया जाता था और मैं बैठा होता था 2-3 ख़वातीन का। अच्छा। एक दफ़ा तो ऐसा भी आया फ़ोन के, भाई साहब आज आपने आना नहीं क्योंकि बड़ा मसला हो गया। वो कहते हैं ये बंदे का क्या काम है ये विमेन एम्पावरमेंट का। बेगम ने इतराज़ तो नहीं किया था? नहीं उन्होंने। ठीक है। तो फाइनली मैं 6-7 दफ़ा गया और यूजुअली उसके बाद हुआ ये कि 2021-22 में मैं फोकल पर्सन टू विमेन एम्पावरमेंट, जिसमें 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म था। तो आई वाज प्राउड के ख़वातीन की जगह आई वाज चोजन बाय द यूएस एम्बेसी, स्टेट डिपार्टमेंट और आपके यूएसएड की तरफ से। जी। तो इन 16 दिनों में हमने फिर वो यूके से एक प्रोग्राम शूट किया, इट वाज वंडरफुल। और उसमें वो ख़वातीन जो कि एक बच्ची थी जिसने बॉय कट कराया हुआ था जी। अच्छा। और वो वजह उस मैंने पूछा, बेटा आप यू आर 21-22, ये क्या है? कहता है अक्सर तो मैं जब लेडीज सीट पे आगे बैठ जाती हूँ, अगले कहते हैं जाओ भाई पीछे बैठो मर्दों के साथ। अच्छा। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, उसने कहा कि मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट, मैंने जो बाल काटे हुए होते हैं तो जेंडर प्रॉब्लम नहीं होता है, आई कैन ट्रेवल फ्रीली। एक ये था, तो ऐसी बच्ची को बुलाया, इसका भी इंटरव्यू हुआ ताकि लोग सीखें कि वो हर जनरेशन देयर इज अ वे। फिर दूसरी बच्ची आई, शी वॉज वेरी बोल्ड। मैंने कहा कि जी आप क्या करती हैं सीखने के बाद? वो संडे बाजार जाया करती थी। मैंने कहा वहाँ क्यों जाती है? उसने कहा वो मैं टेस्ट करने के लिए कि मैंने जो सीखा हुआ है तो कोई छेड़ के तो देखे मुझे। अप्लाई कैसे करना? तो कहती वहाँ पे ब्रश भी बहुत होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के मोस्टली जो ख़वातीन हैं। फिर तीसरी जो बच्ची जिसको मैंने ट्रेन किया वो आजकल स्पोक्स पर्सन टू द ISPR है, हना गिलानी। तो मुझे खुशी ये होती है। और चौथी है वो अभी शी गॉट फर्स्ट पोजीशन आउट ऑफ 70 कंट्रीज इन चाइना इन ताइची, अबिहा शुएब। तो माशाल्लाह ये अगर मैंने 8-10 बच्चियों को ट्रेन किया तो उन्होंने मुझे 8-9 में से यानी कि एटलीस्ट 99% देंगे, मतलब प्राइड, रिस्पेक्ट, और आज कहीं पहुंची हुई। ये लड़कों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि भैया जो जिनका आपने जिक्र नहीं किया तो मार्केट में बड़ा बचना चाहिए आज जोड़ के। हाँ बिल्कुल जी। सोहा जलाल हैदर साहब, ये कहिएगा कि आपने बिल्कुल कहा सेल्फ डिफेंस के लिए और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दैट इज रियली गुड एंड इंपॉर्टेंट कि आप इसको सीखे भी। पहले ये होता था कि पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को, खासतौर पर लड़कों को लड़कियों को दोनों को सिखाया करते थे। आपको याद होगा जब रेप केसेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए थे, जैनब केस हमारे सामने आया, उसके बाद स्कूल्स में टीचर्स ने एक पीरियड रखना शुरू कर दिया था इसका कि नहीं भाई आपको सिखाएंगे बेसिक्स जो होते हैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करके बच्चियों को बचपन से सिखाना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से ही, ताकि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके। जी, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि आज से कोरोना से पहले, ये मैं कहता हूँ 4-5 साल पहले, एक कैंपेन चला जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया। और इसमें साथ था गर्ल्स गाइड हेडक्वार्टर और जो मिसेस मरवत थी, और आपके वानी साहब हैं जो कि इस वक्त चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान हैं, और वो बड़े इफेक्टिवली विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो नाम मैं इसीलिए ख़ास तौर पे कोट कर रहा हूँ। तो और मैं फोकल पर्सन था फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ डिफेंस एज अ परमानेंट सब्जेक्ट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हमने इसका प्रॉपर इसका MOU साइन किया इन ICG, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स। और उसके बाद हमने कोई 250 इंस्टीट्यूशन जो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में जाके सेमिनार रखा और बच्चियों को
ट्रेन किया सेल्फ डिफेंस में। ख़ासतौर पर जब मैं सेल्फ डिफेंस में कहता हूँ तो क्लोज प्रोटेक्शन में, इट्स द मिनिमम टाइम फ्रेम एंड अ मैक्सिमम डैमेज, ताकि खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची, या सिर्फ बच्चियाँ नहीं, आप जब रेप केस की बात करते हैं तो वहाँ मेल फैक्टर भी आता है, याद रखिएगा सर। तो हमने स्टार्ट पहले फीमेल का किया, लेकिन हमारा नैरेटिव ये था कि फ़ीमेल के साथ इक्वली मेल भी उतना ही वल्नरेबल है। तो ये हमने कंपेन किया, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन बीच में कोरोना आया तो उसमें हमें बहुत बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस दौरान ये था कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, जो हमारा ब्रेड एंड बटर था, वो उसको रोक लिया गया फॉर मोर देन 4 years, विच क्रैश्ड द होल सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाया था। और अब हमने दोबारा शुरू किया, तो होपफुली विल कम अप विद गुड रिजल्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बल्कि आम तौर पर ये तासुर भी है कि जो मेरी एज से तो चलो कम की मैं बात करूँ, तो उनकी भी ख्वाहिश होती कि वो इस तरफ आएँ, लेकिन एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि नहीं, अगर आप बचपन से स्टार्ट करते, एक छोटी उम्र से स्टार्ट करते, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है और बड़ी आसानी से आप ये चीज़ें गेन कर। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? और अब आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जो मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेज में और मुख्तलिफ स्कूल्स में जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तब आपके साथ उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये जो गवर्नमेंट आई, कि उस गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से चीज़ें हो रही थी जब आप नए नए ये मामला लेकर गए थे, तो अब आप क्या देख रहे हैं इस वक्त हालात को? एज ए लेमैन एंड अ कॉमन पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, जो मैं एनालाइज करता हूँ वो ये था कि कल स्कूलों में, कॉलेजेस में था एनसीसी, ठीक है। तो मेरा जहन था कि हम ये सेल्फ डिफेंस सर्विसेज को हम ले जाके रिप्लेस करें एनसीसी से, और इसको एजुकेशन सिस्टम में प्लांट करें फ्रॉम 6 year टू 21-22 जो भी किलोमीटर। उसमें एक हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन ये ज़्यादातर अफसोस मुझे ये हुआ कि ये क्लिपिंग्स तक और जो कम महदूद लाइफ था, लेकिन इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री हो। इट वाज अ वेरी वेल डन, वेल एक्सिक्यूटेड, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड हमने 2-3 साल तो चलाया विद हमारे, जो मैंने जिक्र किया था, हेडक्वार्टर, एग्जैक्टली जी। लेकिन जहाँ पे मैं समझ रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इफेक्टिवली इसको एम्पावर करेगी, वो इट डिड नॉट डू इट। तो आई होप कि शायद वो बीच में कोरोना का फेज हो, तो दिस इज हाउ आई सी। तो और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो रिजीम था आपका 3 साल का, उसमें आई एम सॉरी टू से कि ना कल्चर रहा ना स्पोर्ट्स रहा। उसमें एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि वो जब हम देखते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में, ये 3 सालों में लॉकडाउन था। हमने 2011 में हमने किया इवेंट विच वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन। बदकिस्मती से वहाँ पे वी हैड अ वेरी हार्ड टाइम। हमने ज़बरदस्ती वहाँ पे कैंप लगाया, उन्होंने सिर्फ हमें बाहर फेंका नहीं वहाँ, ठीक है ना। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है, साथ आके खड़े के तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं, वेरी वेल डन। तो वो हमने खोल के सफाई करके दोबारा खड़ा करके 2021 में COS ओपन हमने कराए, 1। दूसरा इंशाल्लाह जो आपके न्यूज़ में शायद आप जाएं यूट्यूब पे तो मिलेगा, तो वो था 2022 में हमने किया एशिया ओपन, जो कि ओलंपिक्स के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें 23 कंट्रीज़ केम टू पाकिस्तान सेफ एंड साउंड, और बेहतरीन किस्म का इवेंट हुआ, एंड दे लेफ्ट। लेकिन बैड लक के हमें वो कवरेज मीडिया ने ना दिया। ओनली वी ट्राइड वाज अ सोशल मीडिया। बेहतरीन सक्सेसफुल इवेंट किया। आप खुद से सोचें कि एशिया ओपन वेन्यू पाकिस्तान, और ये इवेंट 2022 में अक्टूबर में हुआ, इट वेंट ऑफ वेरी वेल। और अब हमने रिसेंटली विद द IPC मिनिस्टर एंड कर्नल वसीम साहब गए थे टू कोरिया, और उन्होंने एक MOU साइन किया जिसके हिसाब से ये G2 इवेंट्स जो 2023 में हमारे पास दोबारा वो वेन्यू पे हमें बैक किया पाकिस्तान ने। दिस अ बिग सक्सेसफुल गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान कि टेक्वांडो आने वाले वक्त में नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को एक प्रॉपर सेल्फ डिफेंस की शक्ल में एम्पावर किया जाएगा। जनाब साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, बड़ा कामयाब आपने
एशियन लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी को जारी किया, उसमें 23 मुल्कों ने कह रहे हैं शिरकत की। तो लेकिन आइंदा आने we should वाले support दिनों में that. हम उम्मीद करते हैं और भी लोग इनके साथ चलेंगे और टाइकांडो को और मार्शल आर्ट्स को सीखेंगे, जो बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। और सर हमें सपोर्ट करना चाहिए थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। अगर हमारे पास मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हुकूमत को भी थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि इसको मज़ीद एक्सपैंड किया जा सके, बिकॉज ये हमारी फेवर में है, ख़ासतौर पर बच्चियों की फेवर में है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी फ़ोन पकड़ के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते वक्त मेरे सामने खबर आई कि नान जो है वो 35 रुपए का हो गया। अब ऐसी खबरें सुन के आम आवाम कैसे स्ट्रेस ना ले, कैसे डिप्रेशन का शिकार ना हो, कैसे वो इस चीज़ की एंजाइटी को कंट्रोल करे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है, इसके अलावा पाकिस्तान की 75% आबादी जो है वो जहनी मसाइल का शिकार है। और प्रॉब्लम क्या है, फिक्र क्या है कि मुस्तकबिल क्या होगा हमारे बच्चों का। ये ऐसे सवाल है जो कि हर दूसरे बंदे के दिमाग में, और जो कि आपको डिप्रेशन का मरीज़ बना रही है, जो कि एक साइलेंट किलर है, जिसको अब कहा जा रहा है कि वो खामोश कातिल है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से काम रखें। डॉक्टर ज़हरा कनीस हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ज़हरा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत कोशिश करते हैं हम कि हम प्रोग्राम शुरू करें 2 घंटे का, तो डेली डोज भी डालें और कुछ ऐसी चार्मिंग खबरें भी डालें जो काम डाउन करे, लोगों को हंसाए थोड़ा सा। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा है, कैसे लोग इनसे दो चार, कैसे इनसे बचा जा सके? जितने मसाइल अगर हम देख सकते हैं कोविड के बाद से, डिप्रेशन पहले भी था, इट हैव ऑलवेज बिन देयर, बट जब से कोविड आया है इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ गई है, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 75%, 75%। और ये बहुत ज़्यादा 40% इंक्रीज़ हुई है आफ्टर द कोविड। और अगर हम देखें तो ये सिर्फ मेल्स, फीमेल्स, एडल्ट्स में नहीं है, टीनेजर्स और इवन यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हमारी कंट्री का। महंगाई कितनी हो गई, लाइक यू सेड, अभी नान की प्राइस क्या चल रही है, 35 रुपए हो गई। हमारे बचपन से लेके हमने ये ग्राफ देखा कि कितनी ज़्यादा प्राइस एग्जैक्टली, और इतना ज़्यादा हमने कभी भी नहीं देखा, महसूस नहीं किया। महंगाई होती थी पहले भी, लेकिन वो महसूस नहीं होती थी। अब कुव्वत खरीद पर असर पड़ता है तो महसूस होती है कि वाकई महंगाई हो गई। यस, उसकी भी ये वजह क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव दीज डेज। आप कहीं बाहर जाकर दवाई नहीं ले सकते, अगर आप खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपको, उसके टेस्ट करवाने हैं, कुछ भी करना है, पहली बात है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बेसिक नीड्स नहीं हो रही। मेरा बेटा भी बीमार था, उसको डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किए टेस्ट, 29,000 रुपीज़ के टेस्ट। मैं आपको ये बताऊं, वही टेस्ट जो आज से 1.5 साल पहले 10,000 में हो जाते थे, वो 29,000 रुपये में जाके हुए। ये हाल है। तो मैं तो चलो किसी तरह से निकाल लिए पैसे, लेकिन आम आदमी क्या करे? आम आदमी परेशानी में है और वो कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटिव से मदद मांगने की, वो भी नहीं कर पा रहे। फिर एक इमोशनल सपोर्ट जब हमारा ख़राब होता है या सोशल सपोर्ट सिस्टम ख़राब होता है, हम मज़ीद डिप्रेशन में जाते हैं और हम अकेलापन महसूस करते हैं। और उस अकेलेपन में या तो हम अपने साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या अपने बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या हमारे रिलेटिव्स के साथ, या फिर हम बाहर जाएंगे। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है चोरी का, डकैतियों का, और गन पॉइंट पे क्राइम बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन आल्सो। बिकॉज अच्छा ज़रा मुझे बताइए, चले ये तो हम बात कर रहे हैं पैसे की, नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसे के बगैर अब हम महंगाई की बात करें तो अल्टीमेटली हम पैसे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिप्रेशन है, इट्स अ साइलेंट किलर। यस, अगर हमने पैसे को थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर दे, जो कि बहुत बेसिक नीड और ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से इस डिप्रेशन को अपनी इमोशनल सपोर्ट से कम किया जा सकता है? किस तरह से हम अपने से मुंसलिक लोग जो हैं उन्हें, अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, चाहे वो इस महंगाई की वजह से, मुस्तकबिल की परेशानी की वजह से ही है, किस तरह से कोप अप किया जा सकता है विदाउट मनी? सबसे पहले अगर हम मनी को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इट्स लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर आप थेरेपी में भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, एंड यू वांट टू बी इन अ सपोर्टिव ग्रुप, यू आल्सो नीड मनी फॉर दैट, क्योंकि वो भी फ्री नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेशंस मुफ्त नहीं दिए जाते, सिर्फ मशवरा फ्री मिलता है। यस, इवन हाँ शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, बट इट्स नॉट वेरी थेरेप्यूटिक एज इट शुड बी। जो प्राइवेट सेटअप पे होता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सो यस, मनी इज़ द बेसिक नेसेसिटी एवरीवेयर। उसके अलावा अगर हमारा बहुत अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम है, हमारी पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम इमोशनली स्टेबल रहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें एक मोहब्बत और एक प्यार और एक खुलूस मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं से हमें फाइनेंशियली मदद भी मिल रही है। आप हल भी बता रही हो कि अपना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारें, अपने
बहन भाइयों के साथ गुजारें तो आपको बेहतर फील होगा। Yes. और क्या किया जाए, मतलब जैसे आपने खुद ही बताया कि बहुत पैसा नहीं है आम आदमी के पास कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, तो और क्या क्या करे फिर वो? और ये है कि क्योंकि आज जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी स्मार्टफोन है और इंटरनेट अवेलेबल है। रादर देन गोइंग ऑन टिकटॉक और वॉचिंग अननेसेसरी वीडियोस, आप मेंटल हेल्थ के ऊपर रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, माहिर नफ्सियात को फॉलो करें और ये समझें कि हम अपने आप के लिए छोटे छोटे स्टेप्स क्या ले सकते हैं। ऐसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, इवन मेरा भी यूट्यूब चैनल है और हम लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत लेमैन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हर इंसान तक हमारा मैसेज एक आम फहम गुफ्तगू एक आम इंसान को समझ आती है। अच्छा, आपने फ़ोन की बात की, टिकटॉक की बात की, अब इसको एक चीप एंटरटेनमेंट भी समझा जाता है। लोग इस पे जाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अब टिकटॉक, लेकिन उस पर जाकर भी आपको ये फील होता है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो इस रेस्टोरेंट जा रहा है, मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे भी नहीं है, हर बंदे के पास इंटरनेट है। ये आपको कितना मुतासिर करता है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सोशल इमेज। और मेरे पास काफ़ी यंगस्टर्स बच्चे ऐसे आए हुए हैं कि जिनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास वसाइल नहीं है और ये हमें कह रहे हैं कि हमें रोज़ हर वीकेंड पे खाना खिलाएं। ये लड़ते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। ओहो, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आईफोन चाहिए, हम एंड्रॉयड नहीं ले सकते बिकॉज ऑल आवर फ्रेंड्स हैव आईफोन। उसकी वजह से बच्चों के अंदर एंगर, अब्यूजिवनेस, बच्चों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। हरमीत हमारा साथी इस्लामाबाद में, जरा उनका सवाल लेते हैं। जी हरमीत। जी, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया, एक तो हमारे यहाँ कहीं ये होता था कि गैदरिंग होती थी, मेल मिलाप के, कोई ना कोई गपशप वालिदैन के साथ बैठ के, बहन भाइयों के साथ बैठ के, लेकिन अब आपने देखा है कि जैसे मोबाइल आया तो हर बंदा किसी न किसी कोने में मसरूफ़ ज़रूर होता है। इसका कितना असर पड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी पे? जब से मोबाइल आया, बहुत सारे फ़ायदे भी इसके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोने में भी धकेल दिया इस मोबाइल ने। हाँ, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। जैसे कि पहले काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि जब हम खाने के लिए बैठते थे इकट्ठा तो हम सब अपने अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते थे कि मुझे स्कूल में ये प्रॉब्लम पेश आई है, या मदर कोई बात कर रही हैं, फादर कोई बात कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कोई बात कर रहे होते थे और कोई ना कोई हल निकलता चला जाता था। और नहीं तो कम अज़ कम एक दिल का बोझ हल्का हो जाता था कि हमने अपनों के साथ डिस्कस किया है। बट नाउ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, बट एक इंसान को दूसरे इंसान की प्रॉब्लम का नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, ये किस हद तक चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। बट व्हेन एवर एनीबडी गेट्स टुगेदर तो वो एक दूसरे को तंज कर रहे होते हैं कि जब वो उनके लिए मौजूद नहीं थे उसके लिए, या कोई उनके लिए कितना बेहतर नहीं है, या कंपैरिजन हो रहा होता है एक औलाद से दूसरी औलाद के बीच में। ठीक है, तो मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन आप फिर भी सजेस्ट करती हैं कि कंपनी ढूंढे अपने लिए। Yes. कोई एक्टिविटी भी होनी चाहिए, कोई हॉबी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में अब मिसिंग है दैट इज़ वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ एंड अ प्रॉपर रूटीन। अक्सर आजकल के बच्चे कहते हैं कि दिस इज़ सो बोरिंग कि एक ही रूटीन हो। नहीं, दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड थेरेप्यूटिक क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हमारी पूरी फिजिकल हेल्थ की बायोलॉजिकल टाइमलाइन है, इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ की भी एक टाइमलाइन होती है। अगर हम उसको रूटीन और हैबिट्स के ऊपर सेट करते हैं एक नज़्म ज़ब्त के अंदर, तो हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ऑल्सो अगर हमारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो हम वी आर ब्लेस्ड even living with less money, not such amazing resources। हालांकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकली स्टेबल था आज से 10 साल पहले, और लोग बात करते थे कि यहाँ पे दिस इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी कैसे है मेंटली। और लोग ये ज़्यादा कहते थे कि क्योंकि यहाँ के लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं, Yes. दे नीड दैट सपोर्ट। आपको पता है आपका मोराल और आप बूस्ट अप हो जाते हो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट के, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बात वक्त यही लफ्ज़ जो है वो काफ़ी होते हैं, लेकिन हम ये बहुत चीज़ कम करते हैं। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग हियर। डिस्कशन रही आपसे। मुझे ये नज़र आ रहा है सर कि 2023 बहुत चैलेंजिंग होगा। 1-2 दिन रह गए हैं। कोशिश करें कि एक नई सोच, नए थॉट प्रोसेस के साथ 2023 में अपने आप को एंटर करें, और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।